नमस्कार दोस्तों, आज हम सोशल साइंस का 2 नंबर का सीरीज लेके आए हैं ना। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो सोशल साइंस में 2 नंबर से रिलेटिव आज हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखते हैं, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी दिलाता हूं कि आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, है ना। जितने 2 नंबर का सवाल आता है सोशल साइंस में, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन से रिलेटिव हो, है ना। हमने थंबनेल पर ही बता दिया कि 2 नंबर इस वीडियो को देखे और 2 नंबर पक्का करें। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसका आंसर है जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय। देखिए सबसे पहले हम विनिमय पर ध्यान देते हैं कि सर जी समझते हुए, ताकि हम समझते हुए चलेंगे तो हम अपने से खुद से लिख पाएंगे, ठीक है। तो विनिमय का होता है आदान प्रदान। क्या होता है? आदान प्रदान। देखिए विनिमय जब हम किसी से लेते हैं, विनिमय अपनी लोकल भाषा में अगर हम कहें कि विनिमय क्या होता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमें कलम की जरूरत है ना, और सामने वाले की पेंसिल की जरूरत है। उसके पास कलम है और हमारे पास पेंसिल है, तो हमें कलम की जरूरत है और उसे पेंसिल की जरूरत है। तो हम क्या कहेंगे कि अपना कलम हम उसको दे देंगे और उसका पेंसिल हम ले लेंगे। तो वस्तु का हम क्या कर दिए, आदान प्रदान। मतलब अपना वस्तु हम सामने वाला को दे दिए और सामने वाले की वस्तु को हम रख लेते। यही हो गया क्या हमारा विनिमय, है ना। एक दूसरे मतलब वस्तु के बदले हम क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय, है ना, किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का विनिमय कहते हैं, है ना। जब अभी का प्रचलन क्या है, मुद्रा। हमें किसी चीज की जरूरत होती है, पैसा निकालते हैं जेब से, हमें वो चीज मिल जाता है। लेकिन आज से कुछ वर्षों अगर हम पहले चले, बहुत साल पहले, तो ये पैसा जब मुद्रा नहीं था, जब मार्केट में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो पहले जो सामान खरीदा जाता था कैसे खरीदा जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के। अभी भी अगर गांव में आप जाइए देखिएगा तो किसी की चावल के बदले गेहूं लिया जाता है या गेहूं के बदले में चावल, हालांकि फिक्स रहता है, ऐसी नहीं कि मात्रा। फेरी वाला को देखते होइएगा कि आप इतना टीना दीजिए, इतना लोहा दीजिए, हम इसके बदले में आपको क्या देंगे, इतना प्याज देंगे, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु का विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यहां पर हमने एक दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि आप लोगों को समझ में आए। उदाहरण के लिए जब एक किसान को चावल देकर जुलाहे से कपड़े लेता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। मतलब जुलाहे को क्या चीज की जरूरत है, चावल की जरूरत है, और किसान को क्या चीज की जरूरत है, कपड़े की, है ना। तो उसका फिक्स एक रेट होता है कि 1.5 मन होता है या 2.5 पसेरी, है ना। 1 पसेरी 2 पसेरी, मतलब कितना कपड़ा कौन क्वालिटी का होता है वो फिक्स होता था। लेकिन क्या होता था, वस्तु विनिमय में हम किसी वस्तु के आदान प्रदान, मतलब हम अपना वस्तु देकर दूसरी वस्तु हम लेते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वस्तु का विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है जल संसाधन के क्या उपयोग है। जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। यह हमारे जितने भी कार्य है उसमें जल का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जल पृथ्वी से न रहे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल संसाधन के अगर क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे, तो लिखेंगे जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। कहां कहां हम उपयोग करते हैं, तो पेयजल। पेयजल आप जानते हैं, जिसको पानी को हम सभी पानी को तो पी नहीं सकते हैं, हम पीने लायक ही पानी को पीते हैं, तो पेयजल हो गया। उसके बाद घरेलू कार्यों में, हम अपने घरेलू कार्यों में जैसे स्नान करने में, कपड़ा धोने में, या सब्जी जो खाना बनाने में हम यूज करते हैं, वो क्या हो गया, हमारा सारा उसमें घरेलू कार्य में आ गया, ठीक है। आगे हम करते हैं सिंचाई में। सिंचाई मतलब खेत में, है ना। सिंचाई का मतलब आप समझिए खेत में, हम खेत में पटाते हैं, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चाहे जो भी हम फसल उगाते हैं सिंचाई में, है ना। उसके बाद कारखानों में सबसे ज्यादा अगर जल का उपयोग किया जाता है तो सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, कारखानों में किया जाता है। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन में, है ना, विद्युत मतलब बिजली बनाने में। उसके बाद मत्स्य पालन, मछली पालन एवं वानिकी मतलब वन पालने में, वन में भी हमें जल की आवश्यकता होती है। और मत्स्य पालन, मछली तो बिना जल के रह ही नहीं सकता, है ना। एक तो कविता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। तो मत्स्य पालन, ये सब क्या है, हमारा जल संसाधन के उपयोग है। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, लौह अयस्कों के नाम लिखिए, ठीक है। तो उसका नाम क्या, देखिए लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है मैग्नेटाइट, दूसरा है लिमोनाइट, तीसरा है हेमाटाइट
और चौथा क्या है, सिडरेटाइट, है ना। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम जो भी आज क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे 2 नंबरिया है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसलिए एक एक करके आप लिख लीजिए, कॉपी कलम ले आइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। अब आगे देखते हैं, कहता है परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। जो परमाणु शक्ति वो किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर क्या है, परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होती है। निम्नलिखित खनिज कौन कौन है, तो यूरेनियम है, थोरियम है, नियोबियम, टेंटलेम, बेरिलियम, लिथियम, जिर्कोनियम और इटियम है, इटियम, और उसके बाद इत्यादि है। ये सारे क्या है, इससे परमाणु शक्ति क्यों मतलब खनिज इससे प्राप्त होता है। आगे बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कोई 2 कारण लिखे, सिर्फ 2 कारण कह रहा है लिखने के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 कारण लिखा है, हमको लगा कि जो आपको याद रहेगा वो 2 कारण आप लिख दीजिएगा। औद्योगिक मतलब फैक्ट्री, अपने बिहार में क्या है कि फैक्ट्री बहुत कम है, इसलिए हमारे बिहार के लोग क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में पलायन। पलायन का मतलब होता है कि हम अपने राज्य मतलब नौकरी पेशा या मजदूरी करने के लिए अपने गांव, अपने शहर या अपने राज्य को छोड़कर हम दूसरे शहर राज्यों में जाते हैं, क्यों, कमाने के लिए, यानी जीवन यापन करने के लिए। तो वही कह रहा है कि औद्योगिक पिछड़ेपन के कोई 2 कारण। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि उद्योगों के विकास के लिए खनिज एवं कच्चे माल का अभाव है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें चीनी बनानी है, या अब समझिए आजादी से पहले हमारे अगर चीनी का अगर सबसे बड़ा हब था तो वो बिहार था, बहुत सारे चीनी के कारखाने थे, है ना। तो चीनी के कारखाने के लिए कच्चे माल की क्या आवश्यकता है, अगर चीनी आपको बनाना है तो कच्चे माल चाहिए ईख, है ना। तो ईख मतलब अब चीनी है, यहाँ फैक्ट्री है तो ईख चाहिए ना। तो अगर ईखे नहीं मिले हैं और आप कहिएगा कि सर हम यहाँ पर चीनी फैक्ट्री खोदे, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसीलिए कच्चे माल का अभाव अपने यहाँ ज्यादा है। कोई भी फैक्ट्री अगर जाएगा ना तो उसको कच्चे माल मिल नहीं पाता है, और मिल भी जाएगा अगर कच्चे माल तो दूसरा क्या कारण है कि यहाँ संरचनात्मक सुविधा, जो मुख्य रूप से सुविधा है, जैसे बिजली, आप जानते हैं बारिश हो ना हो या थोड़ा बारिश आता है और सारा का सारा दिन रात क्या होता है, लाइन कटा रहता है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। परिवहन, यानी परिवहन का मतलब यातायात, है ना। यातायात का मतलब समझ लीजिए सड़क, अपने यहाँ अच्छी सड़कें नहीं है ना, ताकि माल तुरंत फैक्ट्री तक पहुंच सके। माल पहुंचने के लिए ये लंबा आना पड़ता है ना। अपने ज्यादा, अब बिहार का तो आधे से ज्यादा इलाका तो बाढ़ ग्रसित रहता है, तो एक बार रोड बनाइए और फिर एक बार बाढ़ आता है, फिर उसको तोड़ के खत्म, मतलब हर साल बाढ़ आता है, हर साल सड़क टूटती है, तो ना तो परिवहन अच्छा। भंडारण, भंडारण का मतलब होता है कि जहां औद्योगिक निकलती है, जहां बड़ा बड़ा फैक्ट्री लेवल पर कोई चीज बनता है तो फिर उसका भंडारण किया जाता है ना, ताकि उचित समय आने पर फिर उसको क्या किया जाए, मार्केट में उतारा जाए, की कमी है। तीसरा हम लिख दिए जो सबसे कम आसान है, विदेश निवेश की कमी, मतलब अपने यहाँ जो बड़े बड़े विदेशी कंपनी है वो अपने बिहार में निवेश न के बराबर, मतलब अभी तक कोई नहीं किया है ना। तो ये सब कारण है, कोई 2 कारण आप लिख सकते हैं, जो आपको याद रहेगा उसे आप लिख दीजिएगा। क्लियर है। देखिए आपदा से रहित एक क्वेश्चन है, कहता है आग आपदा के समय कौन सा उपयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके घर के आस पड़ोस में आग लग गया, तो उसके वक्त क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि आग पर हम काबू पा ले, है ना। जैसे आग बहुत क्षेत्र में फैला हुआ है तो उसको हम क्या कर ले, पानी डालकर, आग डाल के, पानी डाल के और मिट्टी डाल के या किसी भी तरीके से आग पर सबसे पहले काबू पाना। तो वही हमने लिखा है कि आग आपदा के समय निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए, आग के फैलाव पर काबू पाना, है ना। अगर आग फैल रहा है तो हम क्या करेंगे, उस जगह पर जितने आसपास में जो जलने वाला, तुरंत जलने वाला सामान है उसको हम हटाएंगे, है ना। उसके बाद पानी डाल के उसको हम क्या करेंगे, आग को काबू पाएंगे। उसमें आग के बीच में अगर मान लीजिए कोई बच्चा फंस गया, है ना, कोई व्यक्ति फंस गया, कोई औरत फंस गया, तो उसको शीघ्रता मतलब जल्दी से सावधानी पूर्वक उसको हम क्या निकालेंगे, वहां से बाहर निकालेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है ना, या किसी को झड़क जाता है या कुछ जल जाता है, तो उसको घायल व्यक्तियों को यथाशीघ्र प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचा देना, मतलब थोड़ी बोरी दवाई उवाई मतलब गांव में से लेकर उसे तुरंत कहां पहुंचा देना है, अस्पताल पहुंचा देना। तो ये जो हम गांव में करते हैं ना, ये आग आपदा से जो भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, सूखा पड़ गया, ये तो हम लोग देखे हुए, बिहार के हर एक लड़का जानता है ना। वो आग हो गया, भूकंप आ गया, अब आग से बचने का उपाय क्या है,
अरे पानी डालो, आग पर काबू पाओ, है ना। सबसे पहले वहां के बस्तियों के लोगों को खाली करो, अगर कोई बीच में फंस गया तो उसको निकालिए, कोई अगर घायल हो गया, बाई चांस कोई बच्चा सोए रह गया या कोई व्यक्ति निकल नहीं पाया, है ना, उसमें सोए हुए रह गया, ऊपर से जला, ऊपर से कुछ गिर गया या हाथ जल गया, पैर जल गया, तो उसको तुरंत क्या करना, अगर पास में अगर उपचार की कोई सामान है तो उसको देकर, नहीं है तो तुरंत उसे अस्पताल भेजना चाहिए, है ना। ऐसे हम आप लोगों से भी विनती करते हैं कि ऐसे अगर कहीं भी समस्याएं अगर पड़े तो आप लोग निडरता पूर्वक, शीघ्रता पूर्वक, सावधानी पूर्वक ऐसे लोगों को जरूर मदद करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कहता है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण का आंसर बताने से पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए भूमंडलीकरण, भू का मतलब क्या होता है, भूमि, है ना। जितना भूमि है पृथ्वी पर हम जो रह रहे हैं वो धरती, वो उसका करण, तो पृथ्वी पर जितने व्यक्ति रह रहे हैं, है ना। आज तो स्मार्टफोन आने से हम तो वीडियो कॉल, कई बार लोगों को बैठे हुए वीडियो कॉल हम बातें कर लेते हैं, कहाँ पर क्या कर रहा है, नेट के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं। अगर इंटरनेट न रहता तो आप हमें नहीं देखते, है ना। तो ये सब क्या है, एक भूमंडलीय कारण। देखिए इसका आंसर क्या है कि भूमंडलीय कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों के भौतिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करता है ना। हम मोबाइल की इस पार है, आप मोबाइल के उस पार है, आप हमें देखते हैं। तो ये मोबाइल का आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने किया है, और किसी वैज्ञानिक ने किया है, तो हम लोग क्या कर रहा है कि विश्व में जो भी विभिन्न भागों में लोग रह रहे हैं, हम यहाँ हैं, आप कहीं और से बैठ के हमें देख रहे हैं, तो ये क्या है, भूमंडलीकरण। मतलब भूमंडलीकरण एक ऐसा है कि लगता है कि दुनिया बहुत छोटा है। पहले लगता था कि अमेरिका इतना दूर है, हम आपसे इतना दूर है, लेकिन आप हमें देख रहे हैं, बस थोड़ी दूरी है, हम मोबाइल के इस पार है और मोबाइल के आप आगे से देख रहे हैं, तो कितनी दूरी है। लग रहा है कि दुनिया हम आपके सामने होकर पढ़ा रहे हैं। मोबाइल से देखने पर तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि हम आपके सामने हैं और आप हमको देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति, अब जैसे विदेशों में देखिएगा तो भारतीय कल्चर को अपनाया जा रहा है, विदेशी सब साड़ी पहनता है, धोती कुर्ता, तो ये हमारी कल्चर, चाहे हम जींस शर्ट, कहाँ की कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका में ये पहना जाता है। तो हम अपनी संस्कृति लोग हमारे अपना रहे हैं, हम लोग किसी और देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। वैज्ञानिक जैसे कोई किसी चीज की खोज हुई, भूमंडलीकरण, जो विश्व बाजार होता है, विश्व बाजार आप जानते होंगे, है ना, तो विश्व बाजार में सारा जाता है और वहां के सामान एक दूसरे से खरीद बिक्री होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। मतलब पूरे विश्व को एक भागों में बांट देना, ये भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन, तो ये ऑब्जेक्टिव में है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कब आया था, तो 2005 में आया था। सूचना का अधिकार आंदोलन से मतलब है कि जो सरकार कर रही है, या सरकार के जो कर्मचारी, जिसको हम सरकारी ऑफिसर कहते हैं या सरकारी नौकरी वाला कह लीजिए, वो क्या करता है ना, ये हमें मतलब आम जनता को पता होना चाहिए। तो देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो आंदोलन लोगों ने, आम जनता ने किया, उसका मुख्य मांगे क्या था कि सत्ता में आंशिक साझेदारी होनी चाहिए। मतलब जो आप जैसे सरकार है, तो सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ी साझेदारी हमें आम जनता को मिलनी चाहिए। उसके बाद है सरकारी कामकाज पर नियंत्रण, मतलब जो सरकार अपने मनमाने ढंग से जो कार्य करती है वैसा नहीं होना चाहिए। सरकार पर एक ऐसा होना चाहिए कि वो नियंत्रण से, एक व्यवस्थित ढंग से काम करे। ठीक है, आगे है सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्यों को सार्वजनिक करना, मतलब लोगों को दिखाना। अब जैसे पहले क्या होता था कि सरकार क्या आया, क्या योजना लाया, क्या योजना नहीं लाया, कितने उस योजना का कितना बजट है। जैसे एक सड़क बनानी है, अब सड़क में 5 लाख रुपया लगा या 5 रुपया लगा या 5 करोड़ रुपया लगा, पहले पता नहीं होता था। लेकिन सूचना अधिकार आंदोलन, सूचना अधिकार के आ जाने के बाद हमें सरकार के आप जहां भी देखिएगा कोई चीज भी बनता है तो आप वहां पर बोर्ड लिखा रहता है ब्लैक में, वहां पर देखिएगा कि फलाने के दरवाजे से लेके फलाने के दरवाजे तक, है ना, और उसमें राशि भी दिया रहता है ताकि आम आदमी उसे जान सके कि हमारा जो गली का रोड बना है या जो हाईवे बना है वो इतने बजट का बना है ना। तो उसको क्या कर दिया जाता है, सार्वजनिक करना। अब तो हम पता है सरकार जब भी कोई भी योजना लाती है तो उसे हमारे सामने लाती है, मीडिया के सामने बताती है कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, क्लियर है। तो ऐसे ये सूचना के अधिकार कानून आने के बाद, और कब आया, तो 2005 में। ये ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बार पूछा गया है ना। इसी प्रकार से ऐसा ही क्वेश्चन हम चुन कर लाए हैं कि जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये हम 100% की गारंटी लेते हैं कि जितना हम बता रहे हैं ना अभी, ये 100% इसमें से क्वेश्चन ही आएगा, इसके अलावा और कहीं का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, आय किसे कहते हैं। मान लीजिए हम कमाते हैं ना, चाहे हमारे पापा हो चाहे आपके पापा हो, या जो भी मजदूरी कमाता है ना, तब उसको हम क्या कमाने को है ना आय कहते हैं। देखिए क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक है ना, जो लेबर है, जो मजदूरी करता है, वो क्या करता है, अपने शरीर से काम करता है, अथवा मानसिक, जितने ऑफिसर है ना, या इंजीनियर है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक मिलता है, उसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं, किसे आय कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जो कार्य करता है ना, और उस कार्य के बदले जो उसे पैसा मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है, और आप हमको देख रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल मुफ्त पढ़ रहे हैं, है ना, जबकि मेहनत हम कर रहे हैं। तो इसी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। तो हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ठीक है, अब आगे कहिए निजीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए निजी का मतलब क्या होता है, जब हम नहीं कहते कि निजी, निजी का मतलब होता है स्वयं, मतलब एक व्यक्ति का, है ना। तो निजीकरण का, तो कहता है निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्णतः अथवा आंशिक स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। मतलब क्या कहता है, स्वामित्व का मतलब होता है कि उस चीज का स्वामी मैं हूं, और उसका जितना लाभ हो उसको हम क्या कहेंगे, कोई एक व्यक्ति उसे प्राप्त करेगा। अब जैसे रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, ये किसी एक कंपनी, किसी एक व्यक्ति के हाथों में है ना। उसमें बहुत सारे कर्मचारी हो सकते हैं, लेकिन मालिक क्या है, एक है। इसमें सरकार कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। हाँ, टैक्स बढ़ा सकता है, लेकिन वो कहेगा कि कंपनी हमारी है, तो ये कंपनी हरगिज उसकी नहीं है, ये कंपनी किसी एक व्यक्ति की है, यानी निजीकरण है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आपदा के किन्हीं दो प्रकारों के वर्णन करें। ठीक है, तो सामान्यतः आपदाओं के दो भागों में बांटा गया है। मतलब हम लोग आपदा के कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में। पहला तो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा जो मानव ने नहीं किया, ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। और दूसरा मानव जनित आपदा है, जो मानव के द्वारा, मतलब हमारे और आपसे जो आपदा होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक आपदा में तो कहता है कि भारत में आने वाली मुख्य प्राकृतिक आपदाएं, जो हमारे भारत में मुख्य रूप से जो प्राकृतिक, जिससे मानव का कोई योगदान नहीं है, जिसमें भगवान के द्वारा आता है, वो आपदा कौन है। जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो। सुनामी कोई आदमी ला सकता है, नहीं ला सकता है। सूखा कोई आदमी ला सकता है, नहीं ला सकता है। भूकंप कोई आदमी ला सकता नहीं। ये सब क्या है, भगवान यानी प्राकृतिक आपदाएं। उसके बाद चक्रवात हो गया, ओलावृष्टि हो गया, हिमस्खलन। देखिए हिमस्खलन क्या मतलब, जैसे ये हिमालय है ना, हिमालय है, तो हिमालय के किनारे क्या होता है, हिमालय जब बाढ़ होता है तो हिमालय की जो पत्थर रहती है हिमालय पर, है ना, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, जब बारिश होती है तो कमजोर हो जाती है, और उसी पानी के सहारे ये सब क्या होता है कि पूरा की पूरा गिर जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हिमस्खलन कहते हैं। वज्रपात है ना, जिसको हम लोग बिजली कड़कना कहते हैं, वज्रपात इत्यादि, इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी अधिक विनाशकारी आपदा है ना। अब जानते हैं हम लोग बिहार से आते हैं, तो बिहार का तो बच्चा जानता है कि जब बाढ़ आता है तो हम लोगों की क्या स्थिति हो जाती है ना। रहने के लिए घर नहीं बचता है, अपने घर को छोड़कर हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, है ना। हमारी फसलें सारी बर्बाद हो जाती है, हमारे घरों में पानी आ जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो हम बाढ़ के समय पूर्ण रूप से सरकार पर क्या हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। तो इसमें से देखिए बाढ़ और सूखा भी सबसे बड़ी आपदा है। मान लीजिए धान में जब बारिश नहीं होती है, सूखा कभी कभी पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। और हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर कृषि अच्छी नहीं होती है तो हम लोगों पर कर्ज लदा जाता है, या हम लोग और गरीब होते जाते हैं। ठीक है, भूकंप जो हम दुनिया हिलते रहता है, सुनामी, ये क्या है, अधिक विनाशकारी आपदाएं हैं। फिर आगे क्या है कि मानव जनित आपदाएं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मानव जनित आपदाएं किसे कहते हैं, तो मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनजाने, है ना। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, या हम एक लोहा को फेंके, है ना, मान लीजिए ये बाउंड्री है, बाउंड्री के उस बगल फेंके कुछ को, है ना, चाहे वो पत्थर हो चाहे किसी चीज को हम फेंके, पत्थर को फेंके, है ना, उस बगल कोई व्यक्ति नहीं है, हमको लगा कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन अगर उस व्यक्ति को लग गया तो वो क्या, एक घटना हो गया। तो ये हम जो फेंके वो क्या हुआ, अनजाने में। तो क्या कहता है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनजाने, एक तो हो सकता है अनजाने, या दूसरा होता है जानबूझकर किए गए कार्यों के फलस्वरूप जो आपदा उत्पन्न होती है, उसे हम मानव जनित या मानवीय आपदा कहते हैं।
एक तो हो गया अनजाने में कि हमने जान, जैसे आप लोग रोबोट फिल्म देखे होइएगा रजनीकांत का, है ना, तो जो उसमें रोबोट बनाता है तो एक जो गुंडा होता है वो क्या कर लेता है कि रोबोट के चिप्स को चेंज कर देता है ना, मतलब अंदर में विनाशकारी वाला लगा देता है। तो अंतिम में क्या कहता है कि मानव मतलब जो मशीन के द्वारा जो घटना घटती है उसे हम क्या कहते हैं, कानूनी के रूप में उसे हम एक घटना कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे, एक घटना कहेंगे। तो अंतिम में क्या होता है, रजनीकांत को कोर्ट क्या कर देती है, छोड़ देती है। उसी प्रकार से अनजाने में जो काम किया गया, और एक होता है जानबूझकर, जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल होता है, जैसे हमारा अमरनाथ की यात्रा होती है, उसमें आतंकवादी हमला हो जाती है, तो ये रचा रचाया खेल होता है ना, आतंकवादी ने रचता है कि अब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, अब हम उसे गोली बारूद करेंगे, बम विस्फोट करेंगे, ये सब क्या है, जानबूझकर। तो जैसे में क्या हो जाएगा, उसे कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों का फैलना। अब कभी कभी आप सुने होइएगा कि गैस से कई सारे व्यक्ति मर जाते हैं, तो कभी कभी जब कल कारखानों में कोई चीज केमिकल का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, आसपास में वो फैल जाता है, जो विषैली हवाओं के साथ विषैली गैस फैल जाती है, जिसे हम सांस लेते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद वाहनों से होने वाली दुर्घटना, मान लीजिए कि हम लोग तेज स्पीड में गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो ये क्या, ये हमारी गलती है ना, तो ये हमारी गलती है। तो वाहनों से होने वाली दुर्घटना किस कैटेगरी में आएगी, मानवीय कैटेगरी में आएगी। ये प्राकृतिक कैटेगरी में, भगवान नहीं दो गाड़ियों को लड़ा देता है, प्राकृतिक दो गाड़ियों को नहीं लड़ा देता है, ये हम और आप जब ओवर स्पीड करते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो क्या हो जाती है, टकरा जाती है। उसके बाद बम विस्फोट, ये क्या है, मानव जानबूझकर करता है। तो ये सारी क्रियाएं मुख्य रूप से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो आप इसे याद रखिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, सुनामी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुनामी से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो सुनामी आता कहां है, कैसे आता है, तो हम आपको बता दें। देखिए, महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भागों में उत्पन्न हलचल को सुनामी कहते हैं, है ना। अब देखिए भैया, समुद्रों में या महासागरों में हलचल यानी लहरें उठती रहती है ना, तो यो थोड़ा थोड़ा उठती है तो उसको आप शांत कहिए। क्या होता है कि कभी कभी विकराल रूप धरती है और वो लहर करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे तक चली जाती है, उसी हलचल को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब देखिए उससे क्या क्या हानि होती है, सुनामी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि समुद्र के पानी को हिलाना डुलाना तो कोई मानव के हाथों में, मानव की बस की बात नहीं है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र, समुद्र के तट के क्षेत्र में, मतलब जो समुद्र के किनारे रहता है, मानव, जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि को बड़े पैमाने पर क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि पानी जब बाढ़ का, जब पानी का बहाव क्षेत्र बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें मानव आए, वनस्पति आए, पेड़ आए, पौधा आए, चाहे जीव जंतु आए, सबको अपने में समा लेता है ना। अब देखिए इसके नुकसान, तो इसको बचाने के लिए उपायों का क्या उल्लेख होना चाहिए, तो सबसे पहला क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव नामक एक वनस्पति आता है, सो लगाना चाहिए, है ना, कि जो पानी का जो उछाल होता है ना, वो पेड़, ये क्या होता है, मजबूत पेड़ होता है, तो वो पानी को उछाल को क्या करता है, रोकता है ना। जो पानी का बहाव होता है जितना स्पीड से जाता है ना, वो क्या करता है, रोकता है। उसके बाद कहता है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में कंक्रीट के तटबंधन बनाना चाहिए। कंक्रीट का जैसे मतलब पत्थर वाला कंक्रीट, ताकि उसमें जो है सो पानी जब आए ना तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर न ले जाए, है ना। जैसे पानी आती है तो मिट्टी को भी काट कर ले जाती है, तो कंक्रीट वाला जब रहेगा ना, वो क्या करता है, पानी आएगा और ऊपर से बिना कीचड़ बनाए हुए फिर पानी वापस अपने समुद्र या महासागर में चला जाएगा। आगे कहता है बाढ़ से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए। अब बाढ़ से क्या हानि होती है, ये हम लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, जो बिहार के बच्चे ये सभी जानते हैं बाढ़ हमारे लिए कितने। अब देखिए बाढ़ से होने वाले हानियां निम्नलिखित है। सबसे पहले तो क्या होता है, अपार धन की हानि होती है ना। मान लीजिए कि हम मकान बनाए रहे हैं, बाढ़ आ गया, डूब गया, उसमें मकान हो सकता है गिर भी जाता है, कभी कभी मकान गिर जाता है ना। छत ढाले हैं, बहुत सारा बारिश आ गया, अब क्या हो गया, अब नीचे का माटी कमजोर हो गया, छत गिर जाएगा। उसके बाद क्या, फसलों की बर्बादी, हम लोग जो भी फसल करते हैं वो क्या होता है, डूब जाता है, फसल की बर्बादी होती है। उसके बाद महामारी फैलना, जब बाढ़ जब चला जाता है तो महामारी मतलब जिसे कीटाणु रोग सांप आदि वगैरह वगैरह आ जाता है, महामारी फैल जाता है। परिवहन व्यवस्था का ठप पड़ जाना, अब बाढ़ आती है सड़क को तोड़ के चली जाती है, अब सड़क टूटा तो यातायात की साधन पूरी तरीके से क्या हो जाता है,
ठप पड़ जाता है ना, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सकते हैं, है ना। जिस जगह पर हम हैं अभी वहां पर अगर हमारे जिला में जाना हो तो जब बाढ़ के इलाका में मुश्किल हो जाता है, हम लोगों को बहुत दूरी तय करना पड़ता है, या बाढ़ के महीना में कोई रास्ता ही नहीं बचा रहता है ना। उसके बाद वनस्पति एवं जीव जंतुओं की हानि, पेड़ पौधे सब डूब जाते हैं, जीव जंतु की भी क्षति होती है। बाढ़ अगर कोई बंधा हुआ है तो उसमें क्या होता है, बाढ़ में बह जाता है। तो ये तमाम क्या है कि बाढ़ से होने वाली ये हमारी हानि। अगर बाढ़ ना आए तो हमें अपार धन की क्षति नहीं होगी, फसलों की बर्बादी नहीं होगी, महामारी नहीं फैलेगा, परिवहन व्यवस्था एकदम जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, वनस्पति एवं जीव जंतु की भी क्षति नहीं होगी। तो अगर इतना बचेगा, सबसे ज्यादा अगर बिहार बर्बाद रहता है तो वो सिर्फ बाढ़ में होता है। क्लियर है। देखिए क्या करा है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या हुआ है कि ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है ना। हम कुछ बातें बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आंसर पर आएंगे। तो औद्योगिक क्रांति का मतलब ये 18वीं शताब्दी में सबसे पहले कहां शुरू हुई, इंग्लैंड में। मतलब बड़े बड़े कल कारखानों का लगना क्या कहलाता है, औद्योगिक क्रांति कहलाता है। अगर इसका आंसर हम तो लिखेंगे क्या कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है, जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत, जो अपरंपरागत हम किसको कहेंगे, जो बाप दादाओं से चलती आ रही है, मतलब पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन मतलब नया साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। अब जैसे हम लोग खेती कैसे पहले करते थे, परंपरागत तरीकों से, हल बैलों के द्वारा, है ना। सिंचाई कैसे करते थे, इंडोर या तालाबों के द्वारा। अब नया में क्या आ गया कि बैल को छोड़ के हम अब ट्रैक्टर से सिंचाई करते हैं। अब पानी पटाना है तो नलकूपों से पटाते हैं, है ना। अब स्प्रे करना है तो एक टांगने वाला आता है अति मशीन, और उसको चलाते रहिए, स्प्रे होते रहता है, खाद आ गया, बीज आ गया। तो नवीन साधनों के प्रयोग का हमें अवसर मिला। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुई, है ना। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया। मतलब पहले क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते थे, लेकिन उस मानव श्रम का काम कौन ले लिया, मशीनों ने ले लिया, है ना। अब जैसे रोटी ज्यादा बनाना है तो ज्यादा आदमी लगेगा, लेकिन आजकल तो मशीन आ गया है, हम लोग औद्योगिक क्रांति में जी रहे हैं तो मशीन आ गया है, ज्यादा से ज्यादा रोटियां बनाई जा सकती है ना। आप देखिएगा जहां ईंट की चिमनी, ईंट का भट्टी है, जहां ईंट बनाया जाता है, वहां पर आप देखिएगा माटी कोड़ने के लिए मशीन आ गया है ना। माटी खनने के लिए आपका जेसीबी आ गया है, रोड को बिछाने के लिए आपका रोड रोलर आ गया है। तो ऐसे हम लोग मशीनों से घिरे हुए हैं, तुरंत काम करना चाहते हैं, है ना। पंखा चलाना है, एक बार मशीन बटन दाब दिए, पंखा चलने लगा। तो ये सब क्या है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हमें नए नए मशीनों का आविष्कार होते गया, और हम लोग बड़े बड़े कल कारखानों मशीनों का उपयोग करते गए, जिससे हमारी सुविधाएं, मतलब हम अपने सुविधाओं के लिए जाकि काम हमारा तुरंत हो जाए और आसानी तरीके से हो जाए। अब हम आगे बात बढ़ते हैं, नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत क्या है। नगर निगम मुख्य रूप से ये शहरों में होता है, जहां पर वार्ड पंचायत मुखिया सिर्फ वार्ड होता है ना। जैसे मुजफ्फरपुर नगर निगम, पटना नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, ये गांव में नहीं होता है। गांव में अगर होता है, जो बड़का प्रखंड होता है, तो वहां पर नगर पंचायत होता है ना। तो नगर निगम में मुखिया, सरपंच, पंचायत ये सब नहीं होता है, सिर्फ वार्ड होता है। तो देखिए इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, आय का मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला हो जाता है, ये सब मकान पर कर लेता है ना, जल कर लेता है, शौचालय कर लेता है। उसके बाद हाट एवं बाजारों पर से आए, मतलब जैसे लोग सब्जी लगाते वो बेचते हैं ना, तो उससे कुछ रुपया लेते हैं। जैसे आप लोग बाजार में भी गांव में जाते होइएगा तो बाजार में बाजार वाला टैक्स लेता है, जिसका जमीन रहता है। उस प्रकार से नगर निगम के जो कर्मचारी रहते हैं वे टैक्स लेते हैं। उसके बाद नगर निगम के और शुल्क है, जैसे गाड़ी हो गया, रिक्शा हो गया, साइकिल हो गया, ठेला या वार्षिक शुल्क, जैसे ये जगह देता है लगाने के लिए, है ना। आप उसमें लगाइएगा तो ये क्या लेता है, कुछ शुल्क लेता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, यहां से इसकी कुछ आमदनी होती है। उसके बाद सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी इसे मिलता है। अब नगर निगम में रोड बनाना है, नाला बनाना है, सोलर लाइट की व्यवस्था करनी है, तो इतना से नगर निगम को कमाई नहीं होती। इसके बाद सरकार भी इसे खुद, वित्तीय का मतलब होता है रुपया, है ना, पैसा से भी मदद करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा है 2 नंबर वाला, तो हम कुछ और क्वेश्चन रखे हुए हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप हमें
कमेंट कीजिए कि सर और वीडियो बनाइए, है ना। तो इस प्रकार से हम 10-15 क्वेश्चन और लाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन हो, वो हम लेके आए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप हमसे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ, और इतना जरूर बताइए कि अगर ये सीरीज अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में कीजिए कि सर जी अगला पार्ट बनाइए, है ना। उसके बाद हम 4 अंकों का 5 अंकों का भी वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग पसंद कीजिएगा, कमेंट में हम देखेंगे, तभी हम अगला पार्ट लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।